Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पे हमने क्लास 10 सीबीएसई क्लास 10 सेकंड बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए रिवीजन शुरू कर लिया है. मैथ्स का फुल रिवीजन होने वाला है यहाँ पे. जैसा आपको पता होगा कि हमने क्लास 1 के अंदर एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 1 जो कि पीवाईक्यूज हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए थे विद डिटेल. कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं. आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास 2 टॉप पीवाईक्यूज जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं. क्योंकि आप में से कई बच्चे जो अब सेकंड बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनका टारगेट है या तो पास होना, जो पास नहीं हो पाए कंपार्टमेंट है, या मैक्सिमम बच्चों का जो टारगेट है बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना. मीन्स अब एक सेकंड अटेम्प्ट में फिर से एक चांस लेना कि हम अपने स्कोर को बेटर कर पाए. राइट. तो चलिए आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 के. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और रेगुलर हमारे चैनल को चेक करते रहिए. आपको कंटेंट डेली अपडेट होता हुआ मिलेगा. अब ये हमारा प्रॉमिस है आपसे. मल्टीपल वीडियोज भी मिलेंगे. राइट. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को. देखिए जैसा कि आपको पता होगा हमारा ये चैप्टर 6 मार्क्स का है. राइट. अब इस 6 मार्क्स के चैप्टर को अगर हम देखें तो यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन निकलता है, 2 का भी निकलता है और 3 का भी निकलता है. एक एमसीक्यू आपको मिनिमम मिलेगा. कई बार ऐसा देखा गया यहां से 2 एमसीक्यू और एक केस बेस मिल गया. तो यहां पे केस बेस वगैरह भी डिस्कस होंगे. सारी चीजें आपसे डिस्कस होने वाली हैं. तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी चीजें आपको पीवाईक्यूज में कवर हो जाएंगी. और आपने अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है क्लास 1 तो उसका हम प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करने के, यहाँ फिर आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए, आपको इजीली मिल जाएगी. ठीक है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को. देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं इस क्वेश्चन की तो मुझे पूछा गया है कि फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर आर कंपोजिट नंबर्स. क्या ये दोनों कंपोजिट नंबर्स है या नहीं है? तो पहले मैं सॉल्यूशन की जब बात करूंगा तो पहले मैं फर्स्ट नंबर डिस्कस करूंगा. तो फर्स्ट नंबर में मैंने देखा कॉमन नंबर आ रहा है. सर अगर कॉमन नंबर आ रहा है तो आप पहले कॉमन ले लीजिए. 11 इज कॉमन. रिमेनिंग इनसाइड इज 7 इंटू 13 प्लस 1. क्योंकि देखिए यहां से हमारा नंबर कॉमन है 11, यहां पे ओनली 11 है तो मीन्स मल्टीप्लाई विद 1 है. तो हमारे पास 3 फैक्टर्स हो गए. देखिए मैं जो मेथड बता रहा हूं उससे टाइम सेव होता है ना. कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. तो अपन लिख लेंगे यस इट इज अ कंपोजिट नंबर as it has more than as this have more than 2 factors. और आप चाहो तो फैक्टर्स भी डिफाइन कर सकते हो. अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको सॉल्व नहीं किया. क्यों करना है सिंपलीफाई? क्योंकि यहाँ तो बहुत छोटी वैल्यू है. अभी मैं सेकंड पार्ट बताऊंगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आएगी, उसमें टाइम वेस्ट करोगे, फिर वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, फिर मार्क्स डिडक्ट होंगे. क्यों करना है? यहाँ लिख दो आप सिंपली फैक्टर्स आर. आप एग्जामिनर को बता दो कि मेरे फैक्टर्स 3 जो फैक्टर्स हैं मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, वो मैं बता देता हूँ कि एज दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स सॉरी यस. ठीक है. अब फैक्टर्स क्या क्या मेरे 1, एक तो फैक्टर मेरा 1 है, एक है 11 एंड थर्ड फैक्टर इज 7 इंटू 13 प्लस 1. ये मेरे 3 फैक्टर्स हो गए. फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर और थर्ड फैक्टर जो है मेरा, इसको सॉल्व करने पे एक नंबर मिलेगा, दैट इज द थर्ड फैक्टर. नाउ अगर बात करें इसी का सेकंड पार्ट, इसको कैसे करेंगे सर? तो बहुत ही आसान तरीका होने वाला है. आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली क्वेश्चन को देखिए. 7 इंटू 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई विथ 4 विथ 3 विथ 2 विथ 1 प्लस 3. राइट. व्हाट इज कॉमन? 3. अंदर बच्चा 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4, 3 तो बाहर चला गया 2 1 और यहां से कुछ नहीं बचा क्योंकि एवरी नंबर हैज मल्टीपल 1 है ना. तो यहां से बच गया 1 और बाहर जो हमारा एक मल्टीपल होगा 1 क्योंकि हर एक नंबर का कॉमन मल्टीपल बाहर 1 रहता है. अब एक फैक्टर ये रहा, दूसरा ये, तीसरा एक ब्रैकेट हो गया. राइट. सो यही लाइन हम कॉपी कर लेंगे. सेम कॉन्सेप्ट हमारा जाता है यहाँ पे. ये तो हमारा स्टेटमेंट सेम रहेगा है ना. यहाँ पे हम बोल देंगे यस दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर एज दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. एग्री. अब लेकिन इसको लिखेंगे भी तो सही.
तो हमारे फैक्टर्स क्या हैं, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स आर, पहला फैक्टर 1, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, दूसरा फैक्टर हो गया 3, एंड तीसरा फैक्टर आप ये एज इट इज नंबर हमारा कॉपी हो जाएगा, ये नंबर जो कि मेरा थर्ड फैक्टर की कैटेगरी में आएगा। गॉट द पॉइंट? क्लियर? ये मेरे फैक्टर हो गए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्योंकि अब आप बोलोगे सर इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो मार्क्स कटेंगे, कुछ मार्क्स नहीं कटेंगे, यही बोर्ड का प्रोसेस, आप मार्क्स कुछ नहीं कटेंगे, क्योंकि बोर्ड ने आपको क्वेश्चन इसलिए ऐसा दिया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि मोर देन 3 फैक्टर्स कैसे होते हैं। ओके, क्लियर? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आपको मार्किंग मिलेगी यहाँ पे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, राइट? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन वेदर 3 मल्टीप्लाई विद 12 प्लस 101 प्लस 4 इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब देखो यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा, तो इस केस में आपको थोड़ा सा सोच समझ के डील करना है, राइट? तो 3 इंटू 12 प्लस 101 प्लस 4। अब देखो आपको यहाँ पे कॉमन नंबर हिडन है। कैसे हिडन? आप इस नंबर को पहले फैक्टराइज करोगे, देखो इस नंबर को, यू हैव टू फैक्टराइज दिस नंबर, ये आपको यहाँ से फैक्टराइज करना पड़ेगा इस 12 को। तो आप पहले 3 को तो एज इट इज लिखोगे, और इस 12 को आपने लिख दिया 3 4 जा 12। अब 4 के मल्टीपल में क्यों लिखा सर? क्योंकि आप देखो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास ये जो 12 है, इस 12 के फैक्टर्स ये दो निकल गए, 3 इंटू 4, और 4 की फॉर्म में इसलिए क्योंकि लास्ट में 4 एडेड है ना। मल्टीप्लाई विद 101 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 1, क्योंकि 4 का मल्टीपल 1 हो सकता है ना। व्हाट इज द कॉमन फ्रॉम हेयर एंड हेयर? नाउ यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या आ गया? 4। नाउ 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यहाँ से बचा 3 मल्टीप्लाई विद 3, 3 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 101 प्लस 1, वही एज यस इट इज ए कंपोजिट नंबर एज द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। वही वाला स्टेटमेंट लिख लेना, स्टेटमेंट लिखना है आपको यहाँ पे, वही मैंने जो लास्ट क्वेश्चन में लिखवाया है, राइट? बता देता हूं फिर से क्या लिखना है, एज द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 factors, so it is a composite number। ठीक है? नाउ फैक्टर्स आर, इसके फैक्टर्स लिख दो आप कि क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है 1, दूसरा है 4, एंड लास्ट फैक्टर इज 3 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 101 प्लस 1। These are the possible factors। क्लियर है बात? समझ में आ गया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद 0 और नॉट। देखो सिंपल सी बात है, कोई नंबर एंड विद 0 कब होगा? जब उसके पास मल्टीपल क्या होगा? 2 और 5 का मल्टीपल होगा, राइट? सो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन here 4 to the power n is equals to 2 multiplied with 2 to the power n। अब लिखेंगे अपन a number ends with 0 if it has factors, as 2 into 5 but 4 don't have factors as 2 into 5, so it will never end with 0। So it will never end with 0। बात समझ आ गई? क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत हो तो यू कैन ड्रॉप मी द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू यू। ठीक है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if two positive integers p and q are written in this form, then a and b are the prime numbers. ठीक है, a और b जो यूज है वो प्राइम नंबर मतलब उसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है. वेरीफाई एलसीएम ऑफ p and q इक्वल्स टू pq. ये बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ pq इस p and q का प्रोडक्ट है. देख लेते हैं. ठीक है, पहले हम एलसीएम इंटू एचसीएफ वही वेरिफिकेशन निकालना है. तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे नंबर कौन सा है हमारा p. p एक ऐसा नंबर है, p is a number which is a power 2 b power 3 and q is a number which is a cube b power 1. nothing means 1. अब मैंने आपको एमसीक्यूज में भी बात बताई थी, एचसीएफ जब भी आप लेंगे तो एचसीएफ में हम कॉमन वेरिएबल यूज करेंगे दोनों में कॉमन वेरिएबल यूज होने वाला है, दैट इज ए दोनों में है तो हम ए यूज करेंगे. और एचसीएफ में पावर यूज होती है मिनिमम, यहां पावर 2 है यहां पावर 3 है तो पावर हो गई 2. यहां यूज करेंगे बी, दोनों में बी है इसलिए बी पावर 3 बी पावर 1 तो बी पावर 1 ही लेंगे. नाउ एलसीएम में जितने डिफरेंट वेरिएबल्स हैं सबको यूज करना है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स दो ही हैं ए और बी, तो ए और बी दोनों को यूज करना है. अब पावर लेते हैं मैक्सिमम, यहां 2 यहां 3 तो मैक्सिमम ए पावर 3 बी पावर 3 बी पावर 1 बी पावर 3. नाउ व्हाट नेक्स्ट, जब मैं वेरिफिकेशन करूंगा तो नाउ फॉर वेरिफिकेशन इज वेरी इजी टास्क. देखो वेरिफिकेशन जैसा क्वेश्चन आता है तो मैं बोलता हूं बहुत अच्छा है. एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू पी इंटू क्यू. ठीक है, पी क्यू का प्रोडक्ट मीन्स पी क्यू बोला है, ये पी इंटू क्यू लिखो या पी क्यू लिखो बात बराबर है. ठीक है, अब इसका एलसीएम मेरे पास आ रहा है ए क्यूब बी क्यूब मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर बी पावर 1. नेक्स्ट यहां आ गया पी क्यूब, पी की वैल्यू जो है मेरी ए स्क्वायर बी क्यूब और क्यू की वैल्यू ए क्यूब बी. आप एक चीज नोटिस कीजिए, जब मैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखूं तो मेरी पावर्स जो है एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगी, है ना. तो यहां पे जब सम वैल्यूज आर इन मल्टीप्लिकेशन तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं. तो यहां पे ए बेस है, सेम वैल्यू ए पावर 3 प्लस 2, यहाँ बी है तो बी पावर 3 प्लस 1, यहाँ ए पावर 2 प्लस ए पावर 3 बी पावर 3 प्लस बी पावर 1. ठीक है, और मल्टीप्लाई बीच में लगाना चाहो तो लगा दो वरना जरूरी नहीं है. नेक्स्ट तो इसको बोल देंगे ए पावर 5 बी पावर 4 ए पावर 5 बी पावर 4. सो LHS is equals to RSX, hence verified. Hence it is verified. क्लियर, कोई दिक्कत समस्या, नो इश्यूज, आई होप अच्छे से क्लियर हो चुका है. तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है, देखिए प्रूव 6 माइनस रूट 7 इरेशनल. यहां पे आपको बोर्ड में जब भी क्वेश्चन मिलता है तो वेयर स्टेटमेंट जरूर मिलेगा, क्योंकि यहां पे एक लाइन आपको हमेशा मिलती है वेयर, ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा वेयर रूट 7 इज एन इरेशनल और नंबर, ऐसा लिखा मिलेगा. ये हमेशा मिलता है, और नहीं मिलता है तो एडिशन वाले क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट ही लगा सकते हो. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम इसमें वही पी क्यू लेके स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वो कॉन्सेप्ट नहीं लगता है यहाँ पे. यहाँ लगता है कि रूट 7 मेरे पास ऑलरेडी वी नो रूट 7 इज अ इरेशनल नंबर, तो वेयर यहाँ गिवन दैट स्टेटमेंट मिलेगा आपको, उसको घबराना नहीं है ना. नेक्स्ट अब बात करते हैं सॉल्यूशन की. यहाँ पे जब मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा लेट 6 माइनस रूट 7 इज अ रैशनल नंबर. सबसे पहले तो इसको रैशनल अज्यूम करेंगे हम. अगर ये रैशनल है तो इसको हम कैसे लेंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में. तो 6 माइनस रूट 7 इक्वल्स टू पी बाई क्यू या ए बाई बी, वेयर P and Q are को प्राइम इंटीजर्स. देखो को प्राइम इंटीजर्स का मतलब P और Q में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, मतलब P और Q कैंसल आउट नहीं हो सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना. एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास कंडीशन आ गई, राइट. नाउ व्हाट वी विल डू, हमारे पास
हम ये मान के चलते हैं कि √7 एक इरेशनल नंबर है, और वैसे दे भी रखा होगा, और नहीं दे रखा तो भी हम मान के चलना क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना लेंदी करना ही नहीं हमें। तो आप ये मान के चलोगे कि √7 हमारा इरेशनल नंबर है, राइट। तो आप क्या करोगे, √7 को तो यहीं रखोगे। अब देखो √7 के पास नेगेटिव साइन है, या तो आप ऐसे कर लो कि √7 को यहीं रखोगे तो √7 का साइन भी यहीं रहेगा, या एक तरीका जो मैं हमेशा प्रिफर करता हूं और मैं हर बच्चे को बोलता हूं, देखो हमें √7 को सेपरेट करना है इस एक्सप्रेशन में, है ना, लेकिन ध्यान रखना √7 के आगे कोई नंबर है नहीं है, मतलब रूट वाली टर्म को सेपरेट करना है, और रूट वाली टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होती मैं तो इसको यहीं रखता, बट ये नेगेटिव है, तो मैं एक काम करता हूँ √7 को उधर ले जाता हूँ, ये बन गई पॉजिटिव, मैंने √7 को उधर ले गया, मैं अगर √7 को यहां से यहां ले जाऊंगा तो ये बन जाएगी पॉजिटिव, और इस वैल्यू को यहां लेके आऊंगा तो ये बन जाएगी नेगेटिव। क्लियर है बात? तो हमने क्या किया, इसको पोजीशन इंटरचेंज कर दी, 6 माइनस p/q यहां आ गया। उससे फायदा क्या हुआ कि हम जो नेगेटिव साइन की मिस्टेक्स करने के चांसेस होते हैं वो साइन की मिस्टेक्स हमारी नहीं होगी, ठीक है, टाइम सेव होगा। नाउ एलसीएम ले लो, यहाँ पे q 6q माइनस p इज √7, बस। अब ये मेरी इरेशनल पार्ट है, दिस इज माय इरेशनल पार्ट, दिस इज माय रैशनल पार्ट। इरेशनल और रैशनल पार्ट को ऐसे क्वेश्चन में सेपरेट किया जाता है, राइट। इरेशनल और रैशनल को सेपरेट किया जाएगा, तो हम लिखेंगे एज LHS शोज, देख लेना LHS क्या शो कर रही है, LHS शोज रैशनल पार्ट एंड RHS shows irrational part number. So LHS is not equals to RHS, hence our assumption is wrong, hence our assumption is wrong. चाहो तो एक स्टेटमेंट इसमें लिखो, स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्ट, सो 6 माइनस √7 is an irrational number. Yeah, so 6 minus √7 is not a rational number. So 6 minus √7 is an irrational number. एक irrational number की कैटेगरी का नंबर हो गया। बात समझ आ गई अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको बहुत अच्छे चीजें क्लियर हो रही हैं। देखिए, आप अगर ये सारे वीडियोस जो मैं अपलोड करने वाला हूं, अगर आप इसको भी देख लेंगे और आप अच्छे से इनको समझ लेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चंस में एरर नहीं होगी और आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं वो भी, राइट। एक प्रैक्टिस तो करनी है सर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो। देखो, हमें एक बात पता है कि रेशियोज आर ऑलवेज मल्टीपल ऑफ एक्स, हम बचपन से पढ़ते आए सर 8th क्लास से। लेट ratios are multiple of x, let ratios are multiple of x, then फर्स्ट नंबर, आपका जो फर्स्ट नंबर होगा वो हो जाएगा 2x एंड सेकेंड नंबर is 3x. First number 2x and second number 3x. Okay. अब यहां की बात तो सर क्लियर होगी। अब मुझे क्या दे रखा है, देयर एलसीएम इज 180। देखो, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड नंबर का यहां से एलसीएम और एचसीएफ निकाल के रख लूं, वेरिएबल की फॉर्म में निकाल सकता हूं? क्यों निकाल सकता सर? क्या अगर मेरे पास कोई नंबर नहीं है तो मैं एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाल सकता? नंबर तो है ना, 2x और 3x। तो एलसीएम में हम क्या लेंगे, 2 आएगा और 3 भी आएगा और x एक ही बार आएगा, राइट। यहां से 2 आया, यहां से 3 आया और x दोनों में कॉमन है, वो एक ही बार आएगा। तो मेरा एलसीएम जो है वो हो गया 6x। अच्छा, यहीं से एचसीएफ भी निकाल लो आप, क्योंकि आगे मुझसे पूछा गया है, एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ पूछा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीस नंबर्स। तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन,
तो देखो दोनों में जो कॉमन नंबर है वो अगर मैं देखूं देन इट इज x, ओनली x, राइट? बात समझ आ गई? अब मैं बात करता हूं, यहां मुझे जो चीजें दे रखी हैं, तो मुझे दे रखा है एलसीएम इज गिवन एज 180। अगर एलसीएम 180 है, लेकिन एलसीएम मेरे अकॉर्डिंग वेरिएबल की फॉर्म में क्या है, रेशियो की फॉर्म में 6x बाय द रेशियो, मैंने ये निकाला, तो x इज 180 बाय 6, दैट इज 30, x बिकम्स 30। अब आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले x को पुट करेंगे फर्स्ट नंबर में, x को पुट करेंगे सेकंड नंबर में, देन निकालेंगे दोनों नंबर्स, देन निकालेंगे HCF। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो आप? क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, फाइंड द नंबर्स, कहीं पूछा गया है क्या? नहीं ना। तो क्यों फाइंड करना है हमें कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकालेंगे? सर कोई नहीं पूछ रहा आपसे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, आपसे सिर्फ इतनी चीज पूछी गई है, फाइंड द HCF। और आपको एक बात पता है, आपका जो HCF वो x के इक्वल है, मतलब आपका आंसर आ चुका है सर, क्यों इतनी मेहनत करनी है? देन आप ये बोलोगे सर पेपर वॉज लेंदी। अब आप पेपर को लेंदी बनाते हो कैसे? आप x की वैल्यू निकालोगे, फिर वो 2x के अंदर x की वैल्यू पुट करोगे, 3x के अंदर x की वैल्यू पुट करोगे, देन आप बोलोगे देन द फर्स्ट नंबर इज दिस, सेकंड नंबर इज दिस, देन आप उसका HCF निकालोगे। क्यों इतनी मेहनत करनी है जब सीधे सीधे आंसर निकल रहा है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्यों 3 का बनाना है? क्या उसने पूछा है आपसे फाइंड द नंबर्स? नहीं पूछा है। तो आपसे जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना है हमें, राइट? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 एंड लिविंग द रिमाइंडर 1 एंड 2। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन रिमाइंडर बेस्ड आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, है ना, तो रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं एक टेक्निक बताता हूं। तो रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन में एक टेक्निक होती है। क्या टेक्निक होती है सर? कि अगर आपको दे दिया जाए ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब कि आपको क्या निकलना है इसका HCF, ठीक है? तो पहले आप रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे देन फाइंड HCF। देखो मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट ये कीवर्ड्स होते हैं जिसका मतलब आपको पता चल जाता है कि मैं HCF निकालना है। जिस भी वर्ड के पता चल जाए ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट, तो वहां पे HCF निकलता है। तो रिमाइंडर बेस में अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट नंबर, आपसे पूछा जाए आज टू यू ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट नंबर, ऐसे पूछा जाए तो 2 रूल फॉलो करने हमें। फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर, देन फाइंड HCF। पहले रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है देन HCF निकालना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो मेरे नंबर जो हैं, अच्छा एक और टेक्निक बताता हूं, द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड HCF। ये ऐसे भी पता चलता है। देखो एक नोट लिख देना, द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड HCF। द नंबर विच डिवाइड्स, ऐसा नंबर जो डिवाइड करता है, ऐसा नंबर जो डिवाइड करता है वो होता है HCF। लेकिन HCF को फाइंड करने की एक टेक्निक होती है कि पहले आप क्या करोगे, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करोगे, उसके बाद आप नंबर्स सॉरी HCF निकालोगे। तो 85 से रिमाइंडर मिल रहा है 1, तो नंबर बिकम्स 84, और 72 से रिमाइंडर मिल रहा है 2, नंबर बिकम्स 70। अब आपको निकालना है HCF न्यू नंबर्स का, HCF ऑफ 84 एंड 70, ठीक है? तो 84 के हम फैक्टर्स, अगर आप फैक्टराइजेशन कर लेना, इस स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं। आप ऐसे करके आते हो ना, इस स्टेप के बोर्ड मार्क्स देता है बाई 2, 42 बाई 2, 21 बाई 3, 7 बाई 7, 1, इस स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। और आप फिर आप यहाँ पे ये करके आते हो 70 बाई 2, 35 बाई 5 बाई 7 बाई 7, 1, ये इनके मार्क्स मिलते हैं, ध्यान रखना इस बात को, राइट? तो अब क्या करें? तो वही,
दोनों में कॉमन नंबर देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 70, यहाँ है मेरे पास 2 2 दो बार, यहाँ 3 एक बार, 7 एक बार, यहाँ 2 5 7। देखो इसमें हमेशा कॉमन नंबर लेते हैं हम। 2 दोनों में आ रहा है, हाँ एक बार कॉमन, एक बार, और दोनों में 7 एक बार आ रहा है, so it becomes 14. 14 is the SCF. So which number is the largest number, which greatest number which divides both the numbers is 14. Very simple. तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला हमारा, इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन की रिवर्स लैंग्वेज है, राइट। द लीस्ट नंबर, देखो कभी भी रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस, आपको कीवर्ड मिल जाए आस्क्ड फॉर लीस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, ठीक है, जिससे एक मिनिमम का मीनिंग पता चलता है। शॉर्टेस्ट लेंथ या नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, इस टाइप से कोई। तो आप इसमें पहले फर्स्ट फाइंड एलसीएम, पहले आप एलसीएम फाइंड करेंगे, देन ऐड रिमाइंडर। पहले आप एलसीएम फाइंड करेंगे, देन उसका रिमाइंडर ऐड करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और नोट भी जैसे मैंने उसमें लिखवाया था, द नंबर which is, देखो the number which divides is called HCF, the number which is divisible या divided by मतलब divisible, the number which is divisible is LCM। LCM एक ऐसा नंबर होता है जो डिविजिबल होता है, और HCF एक ऐसा नंबर होता है जो डिवाइड करता है, राइट। तो ये मेरे नोट्स बन रहे हैं, आपको नोट्स ये बनाते रहने हैं साथ के साथ, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो पाए। और जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये नोट्स बन रहे हैं। अपने नोट्स बनाएं और अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करें, राइट। तो 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 के फैक्टर्स हो गए हमारे 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2, 2 4 टाइम्स, और 24 के 8 3 24 मीन्स 2 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम, ठीक है। 4 3 12, 2 पावर 4 16, 8 3 24। नाउ एलसीएम, एलसीएम में हम जो नंबर जितने भी आएंगे डिफरेंट वो सारे लेंगे, बट मैक्सिमम टाइम 2 आ रहा है 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 बार लेंगे। 3 ऊपर एक बार, यहाँ पे एक बार भी नहीं, यहाँ एक बार, तो मैक्सिमम एक ही बार आ रहा है। तो 16 3 जा 48, ये तो मेरा एलसीएम हो गया। नंबर विल बी, अब मुझे नंबर फाइंड करना है। देखो यहाँ नंबर ऐसे नहीं निकलता, यहाँ पहले एलसीएम निकलता है देन नंबर निकलता है। तो नंबर कैसे निकलेगा, नंबर आप फाइंड करोगे देन उसमें ऐड करोगे 7, तो यू विल फाइंड द नंबर 48 प्लस 7 दैट इज 55। तो व्हाट इज माय नंबर, दैट इज 55, ओके। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम फेस होती होगी, कोई दिक्कत नहीं। जितनी भी टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स हमारी होने वाली हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, हमने कोशिश की है कि आपके यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड करके आपको शो कर दें कि कैसे आप क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास बोल रखा है कि इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ 10th, ये 10th क्लास है। पहले सिचुएशन समझ लिया करो हमेशा, इसके 2 सेक्शंस हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ए एंड बी, या फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। 40 स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट सेक्शन एंड 48 इन द सेकेंड सेक्शन, ठीक है। बात समझते हैं। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर लाइब्रेरी। देखो यहां से कीवर्ड से पता चल रहा है मिनिमम, मिनिमम मीन्स एलसीएम। पर हम एक बार इसको थोड़ा वेरीफाई भी करेंगे, कई बार ये कीवर्ड्स फेल भी होते हैं, ऐसा भी बताऊंगा मैं आपको, है ना। मिनिमम बुक्स आर रिक्वायर्ड इन द लाइब्रेरी सो दैट इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स। देखो मैं एलसीएम निकालूंगा दोनों का, उसका रीजन है, जब बच्चे ये वाले, देखो एक लाइब्रेरी है ना, एलसीएम क्यों निकालना है वो समझना।
एक लाइब्रेरी है जिसमें एक दिन सेक्शन ए जाता है, दूसरे दिन सेक्शन बी जाता है। अब यहां मान लो मैंने 40 बुक्स रख दी लाइब्रेरी में। अब जैसे सेक्शन ए गया, हर एक बच्चे को 1-1 बुक मिल गई। अगले दिन गया सेक्शन बी, अब बुक्स हैं 40, बच्चे हैं 48, कुछ बच्चों को बुक्स ही नहीं मिली। तो आपने बोला सर 48 बुक्स रखवा दो, तो 48 बुक्स रखवा ली हमने। अब पहले दिन बच्चे गए 40, अब 40 बच्चों को 1-1 बुक तो मिल गई सबको। अब बच गए 8 बुक्स आर रिमेनिंग। अब 8 बुक्स कुछ बच्चों ने इशू करा ली, तो बच्चे हुए 32 बच्चे बोलेंगे सर हमको तो एक ही बुक मिली और उनको 2-2 मिल गई। तो हमें ऐसे बुक्स को अरेंज करना है, जब ये 40 बच्चे जाएं तो सारी बुक्स बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक भी बुक लास्ट में बचनी नहीं चाहिए। और जब 48 बच्चे जाएं तो भी सबको बुक्स मिल जाए। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जाएंगे तो इनको इक्वल बुक्स मिलेंगी, इनको भी इक्वल बुक्स मिलेंगी, मतलब इन 40 बच्चों को इक्वल बुक्स मिलेंगी। मान लो इन सबको 3-3 बुक्स मिल रही है और ये जाएंगे तो इनको 2-2 बुक्स मिल रही है। अब यहाँ 3 मिल रही है, यहाँ 2 मिल रही है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस क्लास के हर बच्चे को इक्वल बुक्स मिलनी चाहिए, इस क्लास के हर बच्चे को इक्वल बुक्स मिलनी चाहिए। इन दोनों को इक्वल मिलेगी वो जरूरी नहीं है, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट जरूर लिख लेना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट सेक्शन 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकेंड सेक्शन 48। तो यहां हम निकालेंगे मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, दैट इज एलसीएम होंगी। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड, दैट इज एलसीएम ऑफ 40 एंड 48। इन दोनों का एलसीएम है, राइट। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें अपन, ठीक है। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं इसका। 40, 8 5 जा 40 होता है, तो 2 2 2 5, 48 8 6 जा 14, मतलब 16 3 जा होता है बेसिकली, 16 3 जा। अब ये 5 है ना, अब यहाँ पे 2 ऊपर 3 बार या नीचे 4 बार, तो 4 टाइम्स। ऊपर 5 एक बार, नीचे 0 बार, तो एक बार तो लेना ही है। ऊपर 3 है ही नहीं, नीचे एक बार है। डिफरेंट नंबर जितने भी उनको यूज करना है और चेक करना है ऊपर ज्यादा बार है या नीचे ज्यादा बार है। 5 ऊपर एक बार है, नीचे 0 बार, तो एक बार तो लेना ही है। 3 ऊपर 0 बार, एक बार लेना ही है। नाउ 16 5 जा 80, राइट, और 80 3 जा 240 बुक्स। अब इससे फायदा क्या होगा, जब ये बच्चे जाएंगे तो 240 डिवाइड बाय 40, हर बच्चे को 6 बुक्स मिलेंगी। और जब ये बच्चे जाएंगे तो 240 डिवाइड बाय 48, हर एक बच्चे को 5 बुक्स मिलेंगी। तो बच्चों में लड़ाई नहीं होगी, राइट। समझ में आ गई बात। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला हमारा, ये क्वेश्चन बोर्ड में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, हर साल आता है, या तो बेसिक में आएगा या स्टैंडर्ड में आएगा, कंफर्म है। मतलब एक रैशनल 6 + √2 2√5 2√3 ऐसा क्वेश्चन बेसिक में आता है, तो स्टैंडर्ड में ये आ गया। तो किसी न किसी में सर्कुलेट होता है ना, तो किसी न किसी सेट में आपको मिल ही जाएगा ये। अब बात आती है √5 को इरेशनल प्रूव करना। √5 √3 √7 ये सारे क्वेश्चन, √2 ये सेम कैटेगरी क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न में होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। आप सबसे पहले इसको रैशनल अज्यूम करोगे, ठीक है। इसकी कैटेगरी डिफाइन कर लोगे आप, इसको रैशनल में ले आए आप। अब रैशनल है तो उसको आप कैसे लिखोगे, √5 इक्वल टू a/b p/q, वेरिएबल आप डिसाइड कर लो, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। ये लाइन जरूर लिखना, इसके बिना क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, वेरिएबल b यूज कर रहे हैं तो b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं
ये जो नंबर है हमारा दोनों तरफ फ्रैक्शन में है, तो दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे पास आ गया √5b इज इक्वल टू a। कई बच्चे बोलेंगे सर a इक्वल टू √5b, बात बराबर ही है ना। अब मेरे पास यहाँ पे रूट नजर आ रहा है, जब तक यहाँ रूट रहेगा तब तक ये नंबर मुझे इरेशनल जैसा दिख रहा है, तो रूट हटाने की कोशिश करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा, उससे क्या फायदा हुआ, √5 का स्क्वायर 5b² इक्वल टू a²। अब एक चीज सर बताइए हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिस वेरिएबल के आगे बड़ा नंबर मल्टीप्लाइड में है उसको डिवाइड में भेजना है। मतलब a के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, b² आगे 5 है, तो डिवाइड में भेज दो। तो आपने लिखा b² इक्वल टू a² डिवाइड बाय 5। अब यहां से मैं देखो चाहूं तो आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखवा दूं जैसे सब लोग करते हैं, लेकिन हम लोग इसको समझेंगे मीनिंग क्या है इसका, है ना। तो आप में से कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसको, है ना। तो a² इज डिविजिबल बाय 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर ही 5 से डिविजिबल होगा, डेफिनेटली बात है, क्योंकि इधर की तरफ जो नंबर है वो इंटीजर है, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ सकती, मतलब ये कंप्लीट डिवाइड करेगा। जैसे a की मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो 10 का स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली बात है। तो मैं ये बोल सकता हूँ 10 भी 5 से डिवाइड होगा, मतलब a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब जब मैं 10 को 5 से डिवाइड करूंगा 2 आया। अब क्या ये 10 ही हो सकता है, नहीं, 15 का स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, तो मैं बोलूंगा 15 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो वैल्यू 3 आ गई। तो जब जब मैं a को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरी वैल्यू चेंज हो रही है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, a की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहां मुझे एक वेरिएबल मिल गया r, तो मेरा डिवीजन a डिवाइड बाय 5 इक्वल टू r का एक स्टेटमेंट बनेगा। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले क्या स्टेटमेंट बनाएंगे कि सर अगर आप a² को डिवाइड कर सकते हो तो a भी डिविजिबल होगा। तो अपन एक लाइन लिखेंगे, एज a² is divisible by 5, so a is also divisible by 5। अगर a² डिविजिबल बाय 5 है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, डेफिनेटली बात है। अब a अगर 5 से डिविजिबल है तो a को अगर मैंने 5 से डिवाइड किया, अब ये a क्या हो सकता है, कोई भी ऐसा नंबर जो 5 का मल्टीपल हो। आपने a की वैल्यू 10 ली तो 10 डिवाइड बाय 5 2, 15 ले ली तो 15 डिवाइड बाय 5 3, तो हर बार वैल्यू चेंज हो रही है, तो इट गिव्स यू एन इंटीजर, बट कंप्लीट डिवाइड होगा। तो एक इंटीजर मिला r। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो a इक्वल टू 5r हो गया, ठीक है। यहां से मेरी जो इक्वेशन फाइनल है इसको आप हमेशा हाईलाइट कर देना। कौन सी इक्वेशन, ये वाली, इसके जस्ट बाद वाली को हाईलाइट कर देना, ठीक है। चलो हाईलाइट कर देते हैं, इसको एक बॉक्स में पैक कर देते हैं, ठीक है। ये जो मेरी इक्वेशन है इसको मैं नाम देता हूं 1। अब इसमें a² आ रहा है तो यहां पे भी a² लाने की कोशिश करें, या तो आप a की वैल्यू 5r यहां पुट कर दो या इसको a² कर दो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो ध्यान रखना a का स्क्वायर a² और 5, अब चलो ऐसे कर लेते हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर हमें कुछ गड़बड़ हो जाती है हमसे, तो ऐसे कर लो। जब आप इसका स्क्वायरिंग करोगे तो a² और 5 का स्क्वायर 25r²। यहां मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, 5 का 5 रख लेते हैं, 5² इज 25। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो आप, राइट। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बात समझ आ रही है, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 2। तो बाय 1 and 2, या इक्वेशन 1 and 2, बाय 1 and 2 इक्वेशन, a² इधर भी a² इधर भी, तो a² वैल्यू यहां रिप्लेस करा दूं तो 25r²
इसके इक्वल हो गया फाइव बी स्क्वायर के, या 5b स्क्वायर इक्वल टू 25 आर स्क्वायर, बात तो बराबर ही है। अब बड़ी वैल्यू डिवाइड करने जाएगी, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर डिवाइड बाय 25, 5 से कैंसिल आउट किया तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 5, बी स्क्वायर बाय 5। अब बी स्क्वायर अपॉन 5 मतलब कि बी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट अपन कॉपी कर लेंगे, एज बी स्क्वायर इज, अब जैसे ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा था वैसे बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, जैसे हमारा ये वैल्यू हो रही थी वैसे हमारा कौन डिवाइड हो रहा है, देखो हम क्या लिखेंगे, एज बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, देन सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो बी भी किससे डिवाइड होगा, 5 से। बट आप एक चीज नोट करो, आपने बिगनिंग में क्या बोला था, ए एंड बी आर कोप्राइम इंटीजर्स, मतलब ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कोप्राइम इंटीजर वही तो होते हैं। लेकिन आप बोल रहे हो कि दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, एज ए एंड बी हैव, ए एंड बी आर co-prime integers, as a and b are co-prime integers but divisible by 5, या फिर have common factor 5, a and b are co-prime integer but divisible by 5, या फिर have common factor 5, so our assumption is wrong। ये 3 लाइनें जरूर याद करके लिख लेना। So our assumption is wrong, पहली लाइन। दूसरा statement is contradict, ठीक है, hence √5 is an irrational number। यहाँ आप ये लिख सकते हो, hence √5 is not a rational number, means irrational number। क्लियर, बात समझ आ रही है, अच्छे से क्लियर हो गया। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोग ऐसे घबराते हो, देखो जैसे यहां लिखा है ना, गिवन दैट √6, तो आपको √6 इरेशनल दे रखा है, मतलब आपको यहां से इस स्टेटमेंट को √6 में कन्वर्ट करना है। तो आप पहले एक काम करो, आपको इरेशनल जब भी प्रूव करना होता है तो लेट स्टेटमेंट तो वही रहेगा जो नंबर दे रखा है। तो यहां लिखते हैं लेट √2 प्लस √3 होल स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मैं बोलता हूं 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बढ़िया है आपके लिए, यू विल बी वेरी मच हैप्पी, है ना, खुश हो जाना। देन अगर ये रैशनल नंबर है तो आप क्या लिखोगे, √2 प्लस √3 होल स्क्वायर ए अपॉन बी, वही वेयर स्टेटमेंट लिखना ही है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन जरूर लिखनी है। अब इस स्क्वायर को ब्रेक करके देखो, यहां पे मुझे गिवन क्या दे रखा है, √6 इरेशनल, तो जब आप इस स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो √6 मिलेगा। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगी। आप चाहो तो मैं मल्टीप्लाई में लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख दो मल्टीप्लाई में, √2 √3 मल्टीप्लाई में आ गया, एंड दिस इज a बाय b। नाउ √2 का स्क्वायर होता है 2, √3 का स्क्वायर होता है 3, नाउ 2 √2 इंटू √3 √6 a बाय b। अब एक चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, 2 प्लस 3, देखो रैशनल नंबर रैशनल के साथ ऐड होता है, तो 2 प्लस 3 हो गया 5, ये हो गया 2 √6 a बाय b। अब मुझे इरेशनल √6 दे रखा है, तो इरेशनल नंबर को आपको एक जगह रखना है,
बट इसका साइन पॉजिटिव है तो इसको वहाँ नहीं भेजेंगे, इधर ही रखेंगे, पॉजिटिव साइन है। तो 2√6 यहाँ रहेगा, पहले 5 उधर जाएगा, a/b - 5/1, एलसीएम लेंगे पहले इसका, तो ये हो गया 2√6। जैसे अब एलसीएम लेंगे, b इज द एलसीएम, ये बन जाएगा 5, सॉरी a - 5b, एलसीएम लेंगे a - 5b। नेक्स्ट, अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि मुझे √6 इरेशनल दे रखा है, तो √6 यहाँ रहेगा, बाकी सब कुछ उधर जाएगा। अभी मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा। नाउ दिस नंबर इज इरेशनल पार्ट and this is rational part, right? This number is a irrational part and this is rational part. अब वही as LHS shows a rational number and RHS shows rational number. So LHS is not equals to RHS. Hence our assumption is wrong. ये जरूर लिखना. Hence our assumption कि हमारा assumption wrong हो चुका है. Hence our assumption is wrong. So गिवन नंबर बोल दो यहाँ जो नंबर आपका दे रखा है. So √2 plus √3 whole square is an irrational number. अगर आपका LHS RHS इक्वल आ जाता तो मैं मानता, लेकिन ये फेल हो गई कंडीशन. हम यहाँ से लेके चल रहे थे कि ये रैशनल ये भी रैशनल, बट आगे जाके पता चला कि LHS इरेशनल हो रही है और RHS रैशनल हो रही है, जो कि इम्पॉसिबल है. ओके, सो आई होप आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, तो आई गेस आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है. डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वही वाली बात है, आपको गिवन दे रखा है √3 इज एन इरेशनल नंबर. आपको प्रूव करना है यहाँ पे 2 - √3/5 इरेशनल है. तो जो नंबर प्रूव करना है उसको हम लेट अज्यूम करेंगे. तो लिख लेते हैं लेट 2 - √3/5 इज अ रैशनल नंबर. अगर इसको मैं रैशनल नंबर अज्यूम करता हूं तो सर आप इसको p/q की फॉर्म में भी लिखेंगे. डेफिनेटली लिखूंगा. 2 - √3/5 इक्वल्स टू a/b लिख दो या p/q लिख दो, एज यू विश, वेयर a and b are co-prime integers and b is not equals to 0, right? Then हम क्या करें यहाँ पे, हमें एक बात पता करनी है यहाँ पे कि हमें √3 इरेशनल दे रखा है, तो हमें एक जगह पे √3 को रखना है. तो मतलब पहले हमें फ्रैक्शन जब भी होता है तो हम डिनोमिनेटर को उधर भेज देते हैं, सबसे बढ़िया. तो हो जाएगा 2 - √3, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, इक्वल्स टू a/b यहाँ था, है ना. देखो ये 5 डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. दिस इज वेरी क्लियर. नाउ अब यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू है, यहाँ एक सिंगल वैल्यू है. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो नहीं है ना, नहीं है सर. अब आप देखो रूट वाली वैल्यू का साइन पॉजिटिव है तो लेफ्ट में रहेगी, नेगेटिव है तो उसको उधर भेजेंगे. तो हमने देखा कि सर रूट वाली वैल्यू का साइन नेगेटिव है, तो एक काम करते हैं, हम इसको ले जाएंगे यहाँ पे और इसको लेंगे यहाँ पे. ये काम कर लें हम, ठीक है. चलिए, तो हमने यही काम किया, हमने √3 को वहाँ लेके गए और 2 - 5a/b यहाँ आ गया. पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव. क्योंकि रैशनल नंबर अगर मेरा नेगेटिव है तो मैं उसकी पोजीशन चेंज करूंगा, पॉजिटिव है तो एज इट इज रहने दूंगा. तो नेगेटिव था, पोजीशन चेंज कर दी. अब एक काम करते हैं,
हमारा जो नंबर आ गया है उसको हम पहले एलसीएम एलसीएम ले लें। यहाँ पे एलसीएम आ गया मेरा b, तो हो जाएगा 2b माइनस 5a इक्वल्स टू √3। अब अगर मैं बहुत ही अच्छे से तरीके से इन चीजों को समझने की कोशिश करूं तो मुझे एक बात पता चलती है कि सर ये तो आपका हो गया इरेशनल पार्ट, राइट, एंड दिस इज योर रैशनल पार्ट। दिस इज योर इरेशनल पार्ट एंड दिस इज योर रैशनल पार्ट। इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा, तो हम लिख लेंगे एज, वो आप पूरी लाइन लिख लेना जैसे हमने बाकी क्वेश्चन में हम समझाते हैं कि आप ऐसे लिखोगे एज LHS शोज इरेशनल, RHS शो रैशनल, सो इट इज नॉट इक्वल। आप लिख लोगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। रीजन लिख देना, रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, सो आर assumption is wrong। ठीक है, so our assumption is wrong, hence given number 2 minus √3 by 5 is an irrational number। ठीक है, बात समझ आ गई? आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए सारे, राइट। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी टाइम बेस्ड आ जाए कि रेड लाइट ब्लिंक्स, बेल रिंग्स इन द स्कूल, या 3% टेक द स्टेप्स, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए एलसीएम चलता है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। यहां ये दो क्वेश्चंस है डिफरेंट, ध्यान रखना। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। देयर आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस, दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज सेकंड क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना, सेकंड में करवा देता हूं। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग टाइम जब बेल बजती है वो नहीं दे रखा, नीचे वाले क्वेश्चन में बेल का टाइम दे रखा है। तो मैं पार्ट बी बता रहा हूं और ए भी बता देता हूं। चलो ए वाले में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 3 bells toll at the interval of 9, 12 and 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time they will next toll together? देखो ये एक साथ बजती हैं बेल्स, कब कब बजती है, मतलब ये एक फर्स्ट बेल बजती है 9 मिनट बाद, 12 मिनट बाद, 15 मिनट बाद। तीनों बेल एक साथ कब बजेंगे? अब देखो एक तो स्कूल शुरू हो गया तब एक साथ बेल बजती है, देन ये 9 मिनट बाद बज रही है, ये 12, ये 15, इनका मैच ही नहीं कर रहा टाइम, तो कितनी देर बाद? तो एचसीएफ तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, तो यू नीड टू फाइंड एलसीएम। तो हम लिख लेंगे ऑल बेल्स will toll together after LCM of 9, 12 and 15। 9, 12 और 15 के LCM के टाइम ड्यूरेशन में एक साथ बेल टॉल टुगेदर करेंगे। जो LCM ऑफ 9, 12 एंड 15, अगर मैं फैक्टर्स लिख दूं पहले, 9 के फैक्टर्स 3 into 3, 12 के फैक्टर्स 2 into 2 into 3 और 15 के फैक्टर्स 3 into 5। तो यहां पर मैं चेक करता हूं, 2 यहां पे दो बार आ रहा है, यहां 0 बार, यहां एक बार, उससे 0 बार, तो 2 2 बार आएगा। 3 2 बार मैक्सिमम आ रहा है, यहां एक बार, यहां एक बार, तो 2 बार लिखेंगे हम। देन 5 इज मैक्सिमम 1 टाइम ओनली, तो 4 9 जा 36, 180 मिनट्स। आफ्टर 180 मिनट्स, तो 180 मिनट्स को आप चाहो तो 180 मिनट्स लिख लो या 3 आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 60 मिनट्स में, है ना। तो और आफ्टर 3 आवर्स,
आफ्टर 180 मिनट्स बोल सकते हो आप, या फिर आफ्टर 3 आवर्स, राइट। यहां पे जो तीनों बेल जो है मॉर्निंग में 6 बजे एक साथ बजी। अब 3 बेल एक साथ अलग अलग डिफरेंट टाइम इंटरवल पे बजती हैं, 6 मिनट्स, 12 मिनट्स एंड 80 मिनट्स। तो यहां पे अगर मैं लैंग्वेज लिखूं, ऑल बेल विल रिंग टुगेदर, टॉल की जगह आ गया रिंग टुगेदर, दैट इज LCM ऑफ 6, 12 एंड 18। ठीक है, तो इनके LCM के लिए पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। 6 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3, 12 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। होप दिस इज क्लियर। नाउ 2 एक बार 2 बार, तो 2 बार लेंगे। 3 2 बार एक बार, तो 2 बार लेंगे, राइट। नाउ 4 9 जा 36, तो आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर how much duration? 36 minutes. But at what time? So time will be, टाइम भी बताना है। टाइम विल बी, मॉर्निंग में 6 बजे एक साथ बजी थी, अब 6:36 AM पे बेल एक साथ रिंग करेंगी। ओके, क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप देखो 24, 23, मतलब वैल्यू में सिर्फ टाइमिंग ऐड कर दिया और ईयर चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर हम, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए इस बार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में से एक है ना, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा है अभी इन दिनों। ठीक है, तो हमें ये देखना है क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर गिवन। देखो लेंथ मुझे दे रखी है, लेंथ ऑफ रूम is 8 meter 50 centimeter, or I can say 850 centimeter, सिंगल यूनिट में है ना। ब्रेथ इज breadth of the room is 625, 6 meter 25 centimeter is 625 centimeter. Next, the next quantity is height. Height, height of room is 4 meter 75 centimeter. This shows 475 centimeter. Now find the longest rod that can measure the dimension of the room exactly. ऐसी रॉड मुझे रखनी है जो इस रूम की डायमेंशन को एग्जैक्टली मैच कर रही है, राइट। मतलब कहने मतलब क्या सर, लॉन्गेस्ट मतलब आपको पता होगा, मैंने बोला था लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, तो आपको निकालना होता है HCF। फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। देखो ध्यान से समझना, ये मेरा रूम है ना। अब मैंने एक रॉड बना दी इस साइज की, कितनी साइज की, तो जब मैं मेजरमेंट करूंगा तो एक बार यहां रॉड मैंने रखी, यहां से यहां तक मेजर हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, तो 4 बार में इसने कंप्लीट रीड कर लिया। लेकिन जब मैं यहां रख रहा हूं, एक बार, 2 बार और 3 बार यहां जा रहा है, तो एग्जैक्ट मैचिंग नहीं हो रही। तो जो एग्जैक्ट मैच करने वाली वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड HCF। तो तीनों का HCF निकलेगा, राइट। तो तीनों का HCF निकलेगा, तो HCF निकालना हमें, तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, हमें निकालना क्या है वो हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं द लेंथ
of longest rod that can measure dimensions exactly equals to HCF of length, breadth, एंड हाइट, इन तीनों का एचसीएफ वैल्यू क्या होगी मेरी? एचसीएफ होगी तीनों का। एग्री? चलो, तीनों का एचसीएफ होगी, तो एचसीएफ तो हम निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें नंबर्स का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले। 850 का करते हैं, 2 से 425, 7 + 4 11 होता है, तो 3 से तो नहीं होगा, 5 से होगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब 5 से होगा, 17 टाइम्स 17 से होगा 1 टाइम। ओके, अब 850 के हम फैक्टर्स यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें वैल्यू लिखने में इजी रहेगा। 2 × 5 × 5 × 17। नेक्स्ट नंबर इज 625, है ना? 850 हो गया, 625। 625 तो 25 × 25 होता है, मतलब 5 5 से चलेगा ये। 5 125, 5 25, 5 5 5 1। तो 625 जो है ये आ गया 5 5 5 5। ओके, नाउ द लास्ट नंबर। तो द लास्ट नंबर इज 475, 475 बाय 3। 12 + 4 16, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और 5 5 जा 25। ठीक है, 450 बिल्कुल सही है, राइट। अब 5 से हमने किया 19 टाइम्स और 19 से किया 1 टाइम। क्लियर? ठीक है, अगर हम इसको देखें तो 25 10 जा 250 और 500 20 टाइम्स बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। ओके, तो 475 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 19। अब तीनों में अगर मैं कॉमन देखूं तो मुझे नजर आता है 5 × 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर। दैट इज द एग्जैक्ट वैल्यू। देखो तीनों में कॉमन, यहाँ 5 2 बार है, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, बाकी में वैल्यूज कुछ भी मैच ही नहीं कर रही सर। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एग्जैक्ट मेजरमेंट मतलब कि एक ऐसी रॉड बनानी है या एक थ्रेड बनाना है जिससे आप मेजर करो तो सारी वॉल्स पे वो इक्वली मेजर कर ले, मतलब मुझे इसको कस्टमाइज नहीं करना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये अगर मैं लेंथ को मेजर कर रहा हूँ तो 10 टाइम्स मेजर किया, ब्रेथ को मेजर कर रहा हूँ 20 टाइम्स मेजर किया, बट ऐसे नहीं बोलूँ कि मैं यहाँ पे आधा मेजर हुआ और आधा बाहर निकल रहा है, ऐसा नहीं, ऐसी रॉड नहीं बननी चाहिए। दैट विल बी एचसीएफ। क्लियर? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, अब देखो 3 डिजिट नंबर, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, राइट? ये बोर्ड में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन की लिस्ट में से बोलूं मैं अगर, तो वो क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट नंबर मतलब मेरा होता है ऐसा नंबर जो लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो डिविजिबल हो 18 24 एंड 36। मैंने आपको बताया था नंबर विच इज डिविजिबल इज एलसीएम। ये याद है बात? तो पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं एक कॉमन नंबर निकालता हूं जो तीनों से डिविजिबल है। 3 डिजिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले एक नॉर्मल नंबर बता रहा हूं जो तीनों से डिविजिबल है। किससे? 18 24 एंड 36। इन तीनों से कॉमन नंबर डिविजिबल होगा। पहले अपन उस नंबर को सर्च करते हैं, तो इन तीनों का क्या होगा, वो एलसीएम। तो पहले वो नंबर निकालते हैं अपन, ठीक है? तो हम लिखेंगे नंबर, मैं सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूं, 3 डिजिट की बात ही नहीं कर रहा हूं। नंबर विच इज डिविजिबल
बाय 18, 24 and 36 is equals to LCM of 18, 24 and 36. इनका LCM होगा। तो चलो एक काम करते हैं, पहले इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। या एक काम करते हैं, इसको मैं ना यहाँ पे ले आता था, कैलकुलेशन पार्ट यहाँ हो जाएगा हमारा, तो थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, राइट। उधर की तरफ कैलकुलेशन हो जाएंगे हमारी, बोर्ड डिवीजन हो जाएगा ताकि कैलकुलेशन पार्ट उधर हो जाएगा। ओके, अब हम करते हैं 18 के फैक्टर्स। 18 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3, 6 3 18, 24 के 8 3 24, और 36 के 4 9 36, 4 9 36, राइट। अब यहां से आपको एक चीज समझनी है कि इनका एलसीएम 2 एक बार, 3 बार, 2 बार, तो 3 टाइम्स 3 एक बार, सॉरी 2 बार, एक बार, 2 बार, तो 2 बार लेंगे। नाउ 8 9 जा 72, मतलब 72 एक ऐसा नंबर आ गया जो तीनों से डिविजिबल है। अब अगर 18, 24, 36 इन तीनों का एक कॉमन रिप्रेजेंटेटिव बना दिया हमने 72। अब हम ये क्या करेगा, ये सर्च करेगा 3 डिजिट का नंबर, ये बोलेगा मुझे वो 3 डिजिट का नंबर दे दो जिसको मैंने डिवाइड कर लिया, जिसको 72 ने डिवाइड कर लिया, जिसको 72 ने डिवाइड कर लिया उसको 18 ने डिवाइड कर लिया, 24 ने भी कर लिया और 36 ने भी कर लिया। तो हम वो नंबर ढूंढेंगे जो 3 डिजिट का है। तो पहले हम लिखेंगे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। पर क्या 999 72 से डिविजिबल है? चेक करते हैं सर, डिवाइड करके कर लो सर, लेकिन लॉन्ग डिवीजन करना, ठीक है। अब मुझे वो नंबर निकालना है जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 18, 24, 36 से डिविजिबल है। अगर वो 72 से डिविजिबल हो गया तो इन तीनों से डिविजिबल हो जाएगा, तो अपन यहां से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो अपन लिख लेंगे लार्जेस्ट 3 डिजिट number which is divisible by 18, 24 and 36। अगर एक ऐसा नंबर है जो 72 से 3 डिजिट का नंबर डिविजिबल हो गया तो 18 से भी हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा, 36 से हो जाएगा, क्योंकि 72 जो है वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। तो कॉमन नंबर आ गया, कॉमन प्लेटफॉर्म पे 72 की टेबल में बोली 72 में जा 72, रिमाइंडर कितना आया, दैट इज 7 and 2 27। नाउ 9 इज ड्रॉप देयर। अब 72 हमने बात किया तो 72 3 जा मैक्सिमम जाएगा यहां से, 4 टाइम होते ही 280 क्रॉस कर जाएगा, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो जाएगा 216। रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 6। आपको पता है ये कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सर यहां पे एक रिमाइंडर आ रहा है, यहां एक रिमाइंडर आ रहा है, कितना आ रहा है 63। अगर यहां पे रिमाइंडर 0 आता तो क्या 72 इसको कंप्लीट डिवाइड करता? बिल्कुल। अगर मेरा रिमाइंडर होता 0 तो कंप्लीट डिवाइड मानता मैं, जब भी रिमाइंडर 0 होता है। रिमाइंडर कितना आ रहा है 63, मतलब मुझे यहां पे क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, 63 को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए मुझे यहां से। जैसे मैं 63 सब्ट्रैक्ट करूंगा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। मतलब मैं एक काम करता हूं, अगर मैं 999 में से 63 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अब जो नंबर मिलेगा मुझे ये 72 से कंप्लीट डिविजिबल है, क्योंकि जब मैंने 999 को 72 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया था 63। अब उस 63 को अगर मैं 999 में से रिमूव कर लूं तो एग्जैक्ट जो नंबर मिलेगा मुझे दैट इज 639 936। ये एक ऐसा नंबर है जो 72 से डिविजिबल है। अगर ये 72 से डिविजिबल है तो ये 18 से भी होगा, 24 से भी होगा और 36 से भी होगा। समझ में आई बात? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है। अब दो क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, राइट। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में लिस्ट में आता है। ये हमने पीवाईक्यू में स्पेशली अपलोड किया था लास्ट ईयर, और आई गेस बहुत अच्छे व्यूज हैं इस पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन बोला गया है कि पी क्यू आर 3 प्राइम नंबर्स, पी क्यू आर ये प्राइम नंबर्स हैं। दीज आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर से मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है सर, कोई कॉमन नंबर नहीं आ सकता। हमें चेक करना है, पहले चेक क्या करना है, P डॉट क्यू डॉट आर प्लस क्यू क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो हमने इसको चेक किया, P आ गया कॉमन, कॉमन है ना सर, क्यू आ गया कॉमन, इधर इसके पास कुछ मल्टीपल नहीं है तो वन है, क्यू आ गया कॉमन, अंदर बचा P डॉट आर प्लस वन मल्टीप्लाई विद वन। तो ये कंपोजिट है क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर्स है। कैसे बोलेंगे हम, एज द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इट इज कंपोजिट नंबर। तो हम लिखेंगे एज द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इट इज कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर है तो मैं इसके फैक्टर्स लिख दूं, तो फैक्टर्स आर, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, पहला फैक्टर है इसका 1, दूसरा है क्यू, एंड तीसरा फैक्टर है इसका P डॉट आर प्लस वन। इसके फैक्टर्स हैं, एग्री करते हो बात से। अब बात आती है सर यहां पे दूसरी, कि आपने ये तो बोल दिया कि ये एक कंपोजिट नंबर है, 1 मार्क्स मिल गया आपको 3 में से। अब 2 पार्ट्स और है, फर्दर गिव एन एग्जाम्पल फॉर 3 डिफरेंट नंबर्स पी क्यू आर। आपको पी क्यू आर की वैल्यू खुद से बतानी है। पहले केस में आपको कंपोजिट बनाना है और दूसरे केस में आपको प्राइम बनाना है। देखो आपको क्वेश्चन ऐसा दे रखा है P डॉट क्यू डॉट आर प्लस वन, आपको इसको बनाना है कंपोजिट। क्या बनाना है, कंपोजिट नंबर बनाना है पहले केस में। इन द केस नंबर 1 आपको इसका एग्जांपल ऐसा लिखना है कि ये कंपोजिट बन जाए। दूसरे केस में एग्जांपल ऐसा लिखना है कि प्राइम बन जाए। मैं इसको यहां कॉपी कर दूं, इस सेकंड केस में आपको इसको प्राइम बनाना है, ऐसा एग्जांपल लिखना है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, अगर कंपोजिट नंबर मैंने बनाना है, बात ध्यान से समझना, प्लस में 1 है, अगर मैं ऑड नंबर के अंदर 1 ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, इवन नंबर। और जितने भी नंबर इवन है 2 को छोड़कर सारे नंबर मेरे क्या है, कंपोजिट। तो यहां का तो एग्जांपल बनाना बहुत आसान है। कैसे, मैं यहां पे जो प्रोडक्ट है मेरा तीनों नंबर का प्रोडक्ट, उसको मैं ऑड बनाऊंगा, इवन भी बना सकता हूं पर मेरे में टेस्टिंग करनी पड़ेगी मुझे। तो मैंने बोला यहां पे ऑड नंबर बना दो और +1 कर दो, इवन बन जाएगा। जैसे P की वैल्यू, Q की वैल्यू, R की वैल्यू और ये +1। P की वैल्यू आप ले लो 3, देखो 2 मत लेना, 2 लेते ही इवन नंबर बन जाएगा, है ना, फिर आपको वो फेल भी हो सकता है। तो 3, 5, 7 तीनों नंबर ले लिए मैंने, +1। ये मैं एग्जाम्पल नंबर 1 बता रहा हूँ, ये फर्स्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर दूसरा और बताऊंगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 35 इंटू 3 105, 15 7 जा 105 +1 106 बन गया कंपोजिट, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। और जितने भी इवन नंबर हैं एक्सेप्ट 2, सारे नंबर क्या है मेरे, कंपोजिट। जितने भी इवन नंबर है एक्सेप्ट 2 सारे क्या है, कंपोजिट। अब आप दूसरे प्राइम नंबर ले सकते हो, यहां पे आप ले लो और नंबर लेना सारे, 3, 5, 11 +1, चॉइस इज योर्स। एक ही एग्जांपल देना था। यहां पे आप है ना, इसको बनाओ, इसको हमेशा कभी भी इवन मत बना देना।
इसको इवन बना दिया तो कभी भी ये प्राइम नंबर नहीं बनेगा। इसको आपको क्या बनाना है, ये नंबर मेरा जो फाइनल होना चाहिए ये एक ऑड नंबर होगा, तभी ये प्राइम हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अब ऑड नंबर बनाना है तो आपको इवन प्लस वन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इवन प्लस वन गिव्स यू ऑड। अब इवन बनाने के लिए आपको एक फैक्टर मेरा इवन लेना है, मतलब पी क्यू आर प्लस वन। देखो अगर मैं इवन नंबर लिखूंगा तभी मेरी वैल्यू मल्टीप्लाई में इवन आएगी। अब मैंने लिया टू के साथ मल्टीप्लाई किया 3 और 5 प्लस वन, क्योंकि ये तीनों नंबर डिफरेंट लेने हैं मुझे। अब ये नंबर मैं अगर सॉल्व करूं तो 6 5 जा 30 प्लस 1 31 और एक प्राइम नंबर है। और आप बोलो सर एक एग्जाम्पल और ले लो, तो देखो P इंटू क्यू इंटू आर प्लस वन, 2 तो लेना ही लेना है, नहीं तो इवन नहीं बनेगा। फिर आप ले लो 3 इंटू 7 प्लस वन, ठीक है। 6 7 42 प्लस 1 43, और 43 भी एक प्राइम नंबर है। एग्री, समझ आया? लेकिन चेक करना पड़ेगा, फाइनल जो नंबर बनेगा वो चेक करना पड़ेगा। ज़्यादा बड़े नंबर में मत जाना, छोटे नंबर में आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड जस्टिफाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। देखो 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन, मतलब 1.5 1.5, और आपको चेक करना है कंपोजिट है कि नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट तो आप में से कोई भी बच्चा डायरेक्ट बोल सकता है। कैसे सर, कॉमन आता है, जब भी हमारा कॉमन आएगा नंबर तो मैं देखते ही बोल दूंगा कि हाँ कंपोजिट होगा। 7 कॉमन लिया, और जस्टिफाई मतलब आपको एक्सप्लेन भी करना है। एज द गिवन नंबर हैज more than 2 factors, so it is composite number, it is a composite number। बात समझ आ गई? और आप लिख दो बाद में फैक्टर्स आर, आपके फैक्टर्स क्या क्या हैं, सॉल्व करके मत दो कभी भी अंदर के नंबर्स, नहीं करना है, टाइम वेस्ट। 1 7 and the entire number this 2 into 3 into 5 plus 1, right? What next now? अब मैं बात करूं सेकेंड नंबर की। ये नंबर एक कंपोजिट है नहीं है, कंपोजिट नहीं होगा तो प्राइम होगा। तो जब भी कॉमन नहीं आता तो आपको पूरा नंबर सॉल्व करना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ऑल्टरनेटिव। अब इस क्वेश्चन में ये देखो, यहाँ ऊपर 7 है, यहाँ 1 है, अब ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, अब मुझे मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व ही करना है। तो मैंने देखा 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया मैंने, 15 7 जा 105 प्लस 1 210 प्लस 1 211, और 211 इज अ प्राइम नंबर। ये एक प्राइम नंबर है, और जब ये प्राइम नंबर है सो इट इज नॉट कंपोजिट नंबर। बात समझ आ गई? क्लियर? आई होप बहुत ही अच्छे से आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना होने वाला है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे अपन इसको सॉल्व भी करेंगे, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन है क्या। राइट, February 14 इज सेलिब्रेटेड एज एन इंटरनेशनल बुक डे। और ये जैसे भी लैंग्वेज होती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो आपको फालतू होते हैं। मतलब ये लाइन मेरी फालतू है, ये लाइन मेरी फालतू है, ये लाइन मेरी फालतू है। अब यहां के बाद मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। आपने बुक्स डोनेट की वर्ल्ड बुक डे पे, और जो मेरी लैंग्वेज काम की वो यहां शुरू हो रही है। हिस्ट्री बुक्स 96, साइंस 240, मैथ्स 336।
अब यहां से these books have to be arranged in minimum number of stacks. देखो, these books are to be arranged in the minimum number of stacks such that each stack contain the books of one subject only. देखो, आपके पास ये 96 बुक्स है, अगर आप 96 बुक्स को एक साथ रख लो ऐसे 96, फिर दूसरी बुक्स है 240, तो आप उसको ऐसे रख लो। अब ये जो है ना आपका अरेंजमेंट, ये प्रॉपर नहीं लगता। एक बुक्स तो ऐसे जा रही है, दूसरी बहुत हाइट पे जा रही है, तो आपने इनको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। लेकिन टुकड़े ऐसे होने चाहिए, अगर आप मतलब जो स्टैक्स बनेंगे वो इक्वल स्टैक्स बनने चाहिए, राइट। जैसे 96 बुक्स हैं, तो 96 बुक्स को आपने 1 2 3 4 स्टैक में लगा दिया। अब जो मेरी हाइट इसकी है वही 240 बुक्स जो मेरी इसकी होगी साइंस की, उसकी हाइट भी इतनी रहनी चाहिए, सेम हाइट। अब नंबर ऑफ स्टैक्स इसके कितने भी बन जाए उससे मतलब नहीं है, बट नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक शुड बी सेम। ऐसे 336 मैथ्स की बुक्स हैं, तो इनकी स्टैक साइज भी सेम होनी चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पे 48 बुक्स रख दी, 2 स्टैक 96 फॉर एग्जाम्पल, 48, तो यहाँ पे 48 5 टाइम्स 5 स्टैक बन जाएंगे 240, है ना। अब यहाँ पे मैं देखूँ 336, तो 48 के जितने भी स्टैक बन रहे हैं वो मैं देख लूंगा, 8 स्टैक बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं लाइक दिस, तो हाइट सबकी इक्वल होगी ना, लाइक दिस। तो ये जो वैल्यू है, अगर ये छोटी वैल्यू है तो डेफिनेट सी बात है ये एलसीएम तो नहीं है, तो क्या है ये एचसीएफ। अब आप बोलोगे सर मिनिमम से मतलब नहीं है, देखो मैंने बोला था कई जगह फेल होता है कंडीशन, तो यहाँ पे हम निकालेंगे एचसीएफ, राइट। तो स्टैक शुड हैव द वन सब्जेक्ट बुक्स and number of each stack should have the same number of books, ठीक है। how many books are arranged in each stacks? तो नेक्स्ट स्लाइड पे अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। जब तक आप चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसको डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन। देखो हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पे ये ले रखा है, हम इस डेटा को यूज करते हैं ना। तो डेटा हमारे पास जो है 96 हिस्ट्री बुक्स हैं, साइंस इतनी है, हिस्ट्री की है 96, हिस्ट्री इज 96, और 96 के अगर मैं फैक्टर्स कर दूं तो 2 इंटू 96 2 48 2 24 2 12 2 एंड देन दिस बिकम्स, अच्छे से विजिबल हो जाए आपको, 12 2 6 3 3 1, ठीक है। तो 4 8 16 32 3 जा 96, ठीक है। तो 2 आएगा 5 टाइम्स एंड 3 आएगा 1 टाइम, ठीक है। नाउ 240 अगर मैं लिखता हूं तो 240 के केस में आपका जो नंबर बनेगा 2 120 2 60 2 30 2 15 3 5 5 1, ओके एग्री। नाउ यहां से हमने देखा 2 4 टाइम्स 16 3 जा 48 5 जा 240, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 336 2 16 2 जा 36 8 16 2 जा 36 16 2 जा 32 सॉरी 16 2 जा 32 एंड 133, ठीक है। 2 से 2 1 जा 6 जा एंड 8 जा, बिल्कुल सही है। 8 4 by 2 42 by 2 21 by 3 7 and 7 and 1, राइट। यहां से हमने देखा तो 336 is 2 multiply with 2 multiply with 2 multiply with 2 multiply with 3 multiply with 7, ओके। तो 16 3 जा 48 into 7, ओके। तो हमने देखा कि इनके अंदर फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखूं, ठीक है, या बुक्स लिख लेना,
मैंने यहाँ नंबर लिख के डायरेक्ट फैक्टराइज किया है। तो यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा और मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। अब तो मैंने देखा नंबर ऑफ बुक्स अरेंज्ड इन ईच स्टैक equals to HCF of 96 240 336 इनका HCF। तो इनका HCF जब मैंने निकाला तो मेरे पास पता चला मुझे 2 तो है 4 टाइम्स सब में कॉमन, यहाँ पे 2 आ रहा है 5 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स लेंगे। HCF कॉमन होता है 3 वन टाइम वन टाइम वन टाइम, तो 3 वन टाइम। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट 48 बुक्स हर एक स्टैक में होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के स्टैक्स 2 बनेंगे। अब बोल रहे हैं हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज्ड टू अरेंज ऑल द मैथमेटिक्स बुक्स। तो नंबर ऑफ स्टैक्स यूज्ड फॉर मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में कितने स्टैक्स यूज हुए, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 336 डिवाइडेड बाय 48 दैट इज 7 स्टैक्स। मतलब आपको 48 की 7 कॉलम्स बनानी पड़ेगी। 48 48 48 48 48, जैसे 96 बुक्स हैं तो 48 48 2 बार, 248 48 48 5 बार, और 336 में 48 48 48 7 टाइम्स। ओके क्लियर। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका अगर हम बात करें पार्ट नंबर 3, इसमें 2 पार्ट्स हैं राइट। डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स दैट विल बी यूज्ड फॉर अरेंजिंग ऑल द बुक्स। बेटर ऑप्शन यही है मेरे हिसाब से। तो आपको वैसे करना यही क्वेश्चन चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ, 2 तरीके हैं स्टैक्स रिक्वायर्ड। एक तो तरीका ये है कि आप टोटल बुक्स का सम कर दो देन 48 से डिवाइड कर दो, बट ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे हिसाब से। आप है ना हिस्ट्री में कितने स्टैक्स चाहिए देखो, इतने। देन आप साइंस की बात करते हो तो कितने स्टैक्स चाहिए, इतने। और मैथमेटिक्स की बात करते हो तो कितने स्टैक्स चाहिए, इतने। सो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस कि आपको यहां से पता चलता है कि 2 + 5 + 7 दैट इज 14 स्टैक्स। मैं एक ही रो में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि नीचे हम दूसरा पार्ट कर लेंगे, दैट इज द रीजन। ठीक है, तो 2 स्टैक से 5 यहां से और 7 यहां से, 14 स्टैक्स टोटल चाहिए। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सोचिए आप कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं इसके बी पार्ट की बात करूं, इफ द थिकनेस ऑफ ईच बुक ऑफ द हिस्ट्री साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 1.8 सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक ऑफ हिस्ट्री साइंस एंड मैथमेटिक्स बुक्स। तो देखो हर एक स्टैक की साइज तो सेम ही है, हर एक स्टैक की साइज तो सेम ही है ना, ईच स्टैक। तो हाइट ऑफ ईच स्टैक जो मैं बात करूंगा, ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स तो सेम है, तो हाइट ऑफ ईच स्टैक अलग अलग होगी तीनों में। देखो 48 बुक्स हर एक में है, लेकिन उनकी जो हाइट होगी वो थिकनेस की वजह से चेंज हो रही है। अब थिकनेस चेंज कर ली। हम पहले आइडियल कंडीशन लेके चल रहे थे कि भाई सब में बुक्स इक्वल इक्वल रख दो, वो तो हमने मान लिया। हमें मान के चल रहे उनकी थिकनेस भी सेम होगी, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कि एक बुक 100 पेज की, एक 200, एक 300, ऐसे थिकनेस चेंज होगी। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे हाइट ऑफ हिस्ट्री स्टैक, हिस्ट्री के स्टैक की हाइट जो होगी दैट इज 48 इंटू हिस्ट्री की स्टैक की साइज जो है 1.8 सेंटीमीटर है। तो यहां से 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे राइट। तो 18 10 जा 180 होता है, और आपने अगर 18 2 जा 72 144 हो जाएगा ना।
144, ठीक है। 14 इज द कैरी, 144, 14 इज द कैरी, और 72, 18 4 जा 72, तो ये जाएगा 86, है ना। तो 86.4 सेंटीमीटर इसकी स्टैक की हाइट हो जाएगी, किसकी, फॉर द हिस्ट्री। अब मैं बात करूं हाइट ऑफ, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड है, देख लो आप। हाइट ऑफ साइंस स्टैक, साइंस के स्टैक की हाइट 48 मल्टीप्लाई विथ 2.2, तो 22 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसको, तो 22 4 जा 88, 88 176, 17 is the 176, then 17 is the carry 17, और 22 4 जा 88, तो 88 प्लस 17 51105, ठीक है, 105, तो मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ, मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्यों करना है लेकिन, है ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू नाउ। और लास्ट स्टैक की मैं बात करूं तो लास्ट स्टैक इज मैथमेटिक्स, तो हाइट ऑफ मैथमेटिक्स स्टैक, तो मैथ्स के स्टैक की बात करूं तो 48 मल्टीप्लाई विद 2.5, तो 25 8 जा 200 होता है ना, 0 20 कैरी, तो 120 हो जाएगा, तो 120.0 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 8 जा 200 हो जाएगा, 25 8 जा 20 कैरी, 25 4 जा 100 एंड 120। आई होप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया, लेकिन बेटर ऑप्शन है फर्स्ट पार्ट करना, सेकंड पार्ट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग एंड लेंथी ऑल्सो, ठीक है। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसकी लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को आप पूरा ऊपर से रीड करेंगे, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू द एक्टिविटीज इज द फुल ऑफ द अप्रोच एंड, और ये वो सब, यहां तक मैं आपको बता दूं, अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजिंग द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स इज टेक्निक, ये वो, कीपिंग दिस इन द माइंड। मुक्ता प्लांट, यहां से मिस मुक्ता प्लांट अ प्राइम नंबर गेम फॉर द क्लास 5 स्टूडेंट्स। देखो क्या गेम खेल रही है टीचर। टीचर ने बोला कि शी अनाउंस द नंबर 2 इन हर क्लास। देखो टीचर क्लास में गई एंड बोला 2, मतलब बीइंग अ टीचर मैंने बोला 2, ये प्राइम नंबर मैंने बोला है, ठीक है। और मैंने बोला फर्स्ट स्टूडेंट को जो आगे आगे बैठा था, मैंने कहा इस नंबर को आप प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो और नेक्स्ट बच्चे को पास कर दो। तो जैसे मैंने बोला 2, अब बच्चे ने मल्टीप्लाई किया 3 से, ये नंबर मैंने बोला है, बच्चे ने नहीं, पहले बच्चे ने ये नंबर बोला, फिर उसने आगे बच्चे को पास किया, उसने 3 से मल्टीप्लाई किया, देन उसने पास किया, उसने 5 से मल्टीप्लाई किया, लाइक दिस गेम चल रहा है। सो ऑन, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ एंड ऑल थर्ड एंड सो ऑन। फाइनली जो मुझे नंबर मिल गया दैट इज 173,250। तो ये नंबर मुझे क्या हुआ, बच्चों ने नंबर मल्टीप्लाई कर करके फाइनली नंबर इतना बड़ा बना दिया, राइट। अब उसके आगे जो क्वेश्चंस पूछे गए हमसे वो हम देखते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। चलिए तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 173,250, एक नंबर है जिससे हमें प्राइम फैक्टराइज करना है, सबसे पहला टास्क। 173,250, 173,250। पहले मुक्ता मैम ने मल्टीप्लाई किया था 2 से, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 16 हो गया, 12 हो गया, तो 6 12 हो गया 6, और हो गया 25, राइट। बाई 2 हो गया 4 3, सॉरी 2 तो हो गई नहीं ना, इवन नंबर तो है ही नहीं, ऑड आ गया सर। अब 3 से होगा, चेक कर लेते हैं, एडिशन ऑफ डिजिट कर लो, 7 प्लस 12, सॉरी 8 प्लस 12 20 प्लस 7 27, 3 से डिवाइड होगा, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है ना, 3 2 जा 6, ठीक है,
अभी बन गया रिमाइंडर 2, 26, 3 8 24, 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। नेक्स्ट 3 से 3 9 27, ठीक है, 3 9 27, रिमाइंडर 1, 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15। अब 3 से और डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 3 3 अब नहीं होगा, अब होगा 5 से। 5 1 जा 5, 4 46, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिवाइड करते हैं इसको, नेक्स्ट फिर से 5 से। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर करते हैं 5 से। 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35। फिर करते हैं 7 से 11 और 11 से 1, 35 35, लाइक दिस, डन। अब मैंने यहां पे देखा एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो नंबर है ये टीचर ने यूज किया, मिस मुक्ता, है ना, मिस मुक्ता, जो मिस्टर मुक्ता जो भी था, उन्होंने, टीचर ने यूज किया 2। ये पहले बच्चे ने यूज किया, ये दूसरे बच्चे ने मल्टीप्लाई किया, फिर तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ चाइल्ड, सिक्स्थ चाइल्ड एंड सेवंथ चाइल्ड। तो टोटल क्लास में बच्चे कितने हो गए? 7, ठीक है। अब अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया, अब सब सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स? सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो बच्चों के थ्रू लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स इज 3। सबसे छोटा प्राइम नंबर बच्चों ने ये यूज किया, ये है मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स ने नंबर्स यूज किए। वो तो टीचर ने यूज किया 2, टीचर ने बोला 2, बच्चे ने नहीं मल्टीप्लाई किया, वो टीचर ने मल्टीप्लाई किया, तो 3। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? 1 2 3 4 5 6 7। तो देयर आर 7 स्टूडेंट्स in the class, in class, या in the class, जो भी आपको लिखना है। थर्ड पार्ट इज नाउ, इसका अच्छा और पार्ट है, थर्ड तो बाद में है, इसका और पार्ट देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। या तो ये कर लो या ये, ऑप्शन और दे रहा है। व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स? हाईएस्ट प्राइम नंबर इज 11, हाईएस्ट prime number used is 11. Next, which prime number has been used maximum time? maximum time यूज होने वाला 5। पूछा नहीं कितनी बार, 5 maximum time। तो maximum time used prime number is 5। अगर ये पूछ ले कितनी बार तो लिखना है 3 टाइम्स, ठीक है, नहीं तो मैं बताना मैक्सिमम टाइम द प्राइम नंबर व्हिच इज यूज्ड इज 5। आई होप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी और बस थोड़ा सा हिंट दी आपको और पूरा क्वेश्चन सॉल्व, प्राइम फैक्टराइजेशन करते सारे आंसर्स, 4 मार्क्स फ्री ऑन फ्री, है ना। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको हमारे इस चैनल पर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को, मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाएँ। और आपके लिए और काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करी है हमने, जो कि इस सेशन में आपको मिलने वाली है। क्लास 9 to 12 कंप्लीट अप्लाइड मैथ्स में मिलने वाला है। इस चैनल पे आपको 9 to 10 का कंटेंट मिलने वाला है। नए चैनल पे आपको 11 12 का कंटेंट मिलेगा, कोर और अप्लाइड के लिए अलग चैनल मिलेगा, शॉर्ट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें प्लान हो रही हैं। बस जल्दी से हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने के लिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो पाए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।